नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुबह के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गोरखपुर से, जहां पर शासन की सभी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, इसके साथ ही गरीब तबके के लोगों का विकास हो और कि सभी को छत मुहैया हो। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायक और अधिकारियों और संबंधितों के साथ लगातार बैठक की जा रही है। बैठकों के बाद आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी हो रहे हैं और 3 दिवसीय दौरे पर हाल ही में गोरखपुर आए प्रदेश के पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री साहिक समेत करीब अन्य मंत्री सर्किट हाउस में स्थित एनेक्सी भवन सभागार विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करने पहुंचे। आपने जो मकर जाल की बात कही है, इस होने से दलाल काफी हावी है। ये आपने संज्ञान में लाया है। वैसे आज हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी यहाँ थे और डीएम से भी कहा है कि दवाओं का टोटा अस्पताल में किसी तरीके से ना रहे, ब्रांडेड दवाइयाँ मिलें, कोई दवा के अभाव में कोई मरीज वापस ना जाए। जो आपने जो मकर और दक्षिण कश्मीर में एक ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर अशरफ मौलवी मारा गया है। इस आतंकी के मारे जाने से घाटी में अब सुरक्षा बलों को आतंकवाद विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है। यह आतंकी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम के बटकूट इलाके में जंगल में हुई एक मुठभेड़ में अपने 2 साथियों के साथ मारा गया है। कश्मीर में पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने यह खबर की पुष्टि की और कहा है कि पहलगाम में अशरफ मौलवी समेत 2 अन्य आतंकी मार गिराए गए। अशरफ मौलवी हिजबुल का कश्मीर में कमांडर था और वो इससे पहले 6 मई 2020 को रियाज नाइकू के मारे जाने के बाद कमांडर बन गया था। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के तोंगपावा कोकरनाग इलाके का निवासी मोहम्मद अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी 2013 में हिजबुल में शामिल हुआ था और जल्दी ही सेना की मोस्ट वांटेड आतंकी की सूची में आ गया। पुलिस के अनुसार वो स्थानीय नागरिकों को बहला फुसलाकर हिजबुल में भर्ती करता था। और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजे गए नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत अब 20 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने नवाब मलिक के मामले की सुनवाई करते हुए 6 मई तक न्यायिक हिरासत में रहने का आदेश दिया था। लेकिन आपको बता दें कि मलिक की गिरफ्तारी दाऊद इब्राहिम से संबंधों के चलते मनी लॉन्ड्रिंग में की गई है। फिलहाल वो मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद है और नवाब मलिक अभी धन शोधन के एक मामले में सिलसिले में हिरासत में लिए गए हैं। साथ ही उनकी कस्टडी आज खत्म हो रही थी और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता को परिवर्तन निदेशालय ने इसी साल 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। परिवर्तन निदेशालय ने मलिक पर आतंकियों को फंडिंग करने और 1993 में मुंबई बम के धमाकों के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। आपको ये भी बता दें कि यह मामला कथित तौर पर भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के निकट सहयोगी के साथ मलिक के संपत्ति सौदे को लेकर भी जुड़ा हुआ है। और मुंबई में उच्च न्यायालय ने हाल ही में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक को धन शोधन के मामले में तत्काल रिहा करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। और इसी बीच नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक शमीर वानखेड़े ने जाति प्रमाण पत्र जांच समिति की ओर से मिले एक नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। दरअसल एक नोटिस में उनसे सवाल किया गया कि उनका जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जब्त कर लिया जाए। मुंबई जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति ने इस साल 29 अप्रैल को वानखेड़े को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि शिकायतों और दस्तावेजों के अवलोकन से साबित होता है कि वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है। समिति ने उनसे पूछा था कि उनका जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं रद्द और जब्त कर लिया जाए। 4 मई को हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में वानखेड़े ने दावा किया कि ये नोटिस अवैध और मनमाना है और उन्होंने अपना बचाव करने का अवसर भी दिए बिना उनको ये नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने दोहराया कि वो महार समुदाय से हैं, जिसे अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है और उन्होंने जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय ना तो कोई झूठी जानकारी दी थी, ना ही कोई गलत दस्तावेज दाखिल किया था।
और दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के मामलों में अब दिल्ली की निचली अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 5 अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और दंगा भड़काने की धाराओं समेत कई अन्य धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि ताहिर हुसैन न सिर्फ दंगा भड़काने की साजिश रचने में शामिल थे, बल्कि इसके साथ ही वो दंगा करवाने में भी अहम भूमिका रखते हैं। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की आग में झुलस उठा था और इन दंगों में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दंगे भड़के थे। और अब रुक करेंगे मुरादाबाद का, जहां से एक हादसे की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दोपहर को ही शुक्रवार को यह हादसा हुआ था, जहां गांव से बारात में शामिल होने के लिए लोग जा रहे थे। बारातियों की कार अजीम नगर में अनियंत्रित होकर पहले बिजली के खंभे और फिर पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है और कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर 3 घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश स्थित वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर में वीडियोग्राफी के विरोध में एक नारेबाजी हुई। मिली जानकारी के अनुसार मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने नारेबाजी की है और ये वीडियोग्राफी और सर्वे अदालत के आदेश पर कराया जा रहा है। आपको बता दें कि नारेबाजी और हंगामे के बाद पुलिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। पुलिस मौके पर मौजूद लोगों से अपील कर रही है कि वो यहां से हट जाएं। दूसरी ओर सर्वे शुरू होने से पहले जुम्मे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। दरअसल श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में कोर्ट द्वारा नियुक्ति आयुक्त द्वारा मस्जिद का सर्वेक्षण किया जाना है और ये सर्वे शुक्रवार की शाम 6 बजे तक के लिए जारी रहा, जहां सर्वेक्षण टीम ने पक्ष और विपक्ष के कुल 36 लोग इसमें शामिल हुए। दरअसल श्रृंगार गौरी का मंदिर जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मौजूद है और मस्जिद की जो दीवार है ये मंदिर उससे सटा हुआ है। हिंदू समाज के ज्यादातर लोगों का कहना है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और हिंदू पक्षकारों का यह मानना है कि पहले यहाँ मंदिर हुआ करता था। दावा यह भी किया जा रहा है कि ये बजरंग बली की मूर्ति है, साथ ही अंदर गणेश जी की भी मूर्ति है। इसके अलावा दावा यह किया जा रहा है कि असली शिवलिंग ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में छुपा है। हालांकि अब जब तक ये सर्वे होगा तब सच्चाई ही सामने आ पाएगी, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये सर्वे पूरा हो और अंदर की सच्चाई सामने आए। और अब खबर राजस्थान से है, जहां जोधपुर में ईद के मौके पर हुए उपद्रव के सिलसिले में अब तक 211 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां एडीजी संजय अग्रवाल ने जानकारी दी और उन्होंने बताया है कि शहर में स्थिति नियंत्रण में है और शांतिपूर्ण है। एडीजी संजय अग्रवाल ने आगे ये भी जानकारी दी कि जोधपुर हिंसा में कल रात तक कुल 211 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 22 और 23 मुकदमे इन पर दर्ज हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी अफवाह पर यकीन न करें। रात में छोटी मोटी घटना जरूर हुई थी, ऐसे में कर्फ्यू में अगले दिन ढील की स्थिति बनी है और इसी स्थिति का जायजा लेकर ढील दी जाएगी कि वहां पर स्थिति क्या है। हालांकि आपको बता दें कि प्रतापनगर के थानाधिकारी सोमकर ने बताया है कि पुलिस थाना प्रतापनगर क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। रात को सघन गश्त की जा रही थी और चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 5 संदिग्धों ने पुलिस की गाड़ी देखकर वहां से भागे और पुलिस को गाड़ी की चेकिंग में एक पिस्तौल बरामद हुई। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल जोधपुर में सांप्रदायिक तनाव के बाद लगे हुए कर्फ्यू के आज 5 दिन हो चुके हैं और हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कर्फ्यू में जरूरी सामान की खरीदारी के लिए 2 घंटे की ढील दी गई है। इस दौरान सब्जी, फल और किराना की दुकानें शहर में खुली रहेंगी। कर्फ्यू में मिली छूट के दौरान शहर में जो लोग जरूरी सामान की खरीदी करते हुए दिखाई दे, लोगों का कहना है कि दुकानदारों को सब्जी और अन्य सामान खरीदने का समय नहीं मिलता, जिसके चलते दुकानों में सामान अब खत्म हो गया है। तो वहीं इस दौरान दुकानदार कालाबाजारी करते हुए भी नजर आए। कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा है कि लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ढील दी गई है और शांति बनी रहेगी तो क्रम जारी रहेगा।
और इसी बीच देश भर में इस बार गर्मी अपना कहर बरपा रही है। इस बार गर्मी की शुरुआत वक्त से पहले ही हो गई और मार्च महीने से ही उत्तर भारत में गर्मी की वजह से बिजली की खपत भी ज्यादा होने लगी है। बढ़ती गर्मी ने देश भर में बिजली की डिमांड को पहले से काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो वहीं अगर केंद्र सरकार के जारी आंकड़ों की बात करें तो इस साल कुल खपत में 20% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। लेकिन बढ़ती डिमांड के बीच घरेलू कोयले की आपूर्ति के बाद भी उत्पादन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का सेशन 11 लागू कर दिया है। अब केंद्र सरकार ने बिजली बनाने वाली कंपनियों के लिए यह नियम 31 अक्टूबर तक के लिए लागू किया है, जिसके अंतर्गत कई नियम शामिल होंगे। दरअसल देश भर में बिजली की मांग बढ़ गई है और इसी बीच बिजली कंपनियों और कोयले को इंपोर्ट करने वाले प्लांट्स में पैसे के बकाया होने के विवाद भी चल रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेशन 11 लागू किया और यहाँ पर 31 अक्टूबर तक ये सेशन जारी रहेगा। सरकार ने बिजली के उत्पाद को बढ़ाने के लिए कोयला इंपोर्ट करने के लिए कहा है। कंपनियों से यह भी कहा गया कि वो बचे हुए पेमेंट से जुड़े हुए विवादों को जल्द ही सुलझाए।